सो वेलकम टू फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पीछे बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जो कि आज टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ हैं, ओके, जिसमें से हम आज फर्स्ट और सेकंड लॉ कवर करेंगे, सेकंड थर्ड लॉ और दूसरे वीडियो में देखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा जानने के लिए हम सबसे पहले इनर्शिया को जान लेते हैं। इनर्शिया क्या है, ठीक है? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से देखा जाए तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, और अगर वो मूविंग में मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसके पार्ट भी, पहले इसके पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं। पहले क्या है? इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन डायरेक्शन, इनर्शिया इन मोशन। अब रेस्ट क्या कहता है? अगर इनर्शिया रेस्ट में है, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। रेस्ट से मोशन में नहीं जाना पसंद करेगी, रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अगर वो डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में ही रहना पसंद करेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। ओके, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक गिलास है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक गिलास है, एक गिलास ले लेते हैं। इसके ऊपर एक कवर रखा हुआ है, यहाँ पर कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पर कॉइन रखा हुआ है। टेबल में ग्लास रखी हुई है, ओके, ग्लास। अब आप इस कवर को तेजी से हटाएंगे, फिर इधर इस साइड को मारेंगे, इस साइड को मारेंगे, इस साइड को, तो पता है क्या होगा? ये रेस्ट में, ठीक है, इनर्शिया इसमें रेस्ट में लग रहा है, रेस्ट में है। अब इसे झटके से हटाएंगे तो पता है क्या होगा? रेस्ट में नीचे आ जाएगा, ये इस कवर के साथ नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया इन रेस्ट में। अब इनर्शिया इन डायरेक्शन में देख लेते हैं। इनर्शिया इन डायरेक्शन में आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए एक कार है, वो ऐसे मोड़ से जा रही है, ऐसे इधर से चलना स्टार्ट हुई और इधर से चली, ठीक है। अभी ये मोशन में, स्ट्रेट मोशन में, जब ये यहाँ पर आती है, जब वो कर्व में आती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमारी बॉडी पहले मोशन में थी, जैसे डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम कैसे हो जाएंगे? हम ऐसे हो जाएंगे। वो गाड़ी मान लीजिए इस साइड को मुड़ रही है, इस साइड को मुड़ रही है, तो हम ऐसे हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई, हमारी बॉडी मोशन में रहना पसंद कर रही थी, स्ट्रेट लाइन मोशन में। डायरेक्शन चेंज हुई तो हमने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब थर्ड में देखते हैं इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन में देखते हैं, कोई कार है, मान लीजिए ऊपर से रूफ जो होता है ना, वो खुला होता है, कई कार में होता है। मान लीजिए कोई ऊपर खड़ा है, उस कार में कार स्पीड से जा रही है। कार किस में है? कार मोशन में है, कार मोशन में, अभी मोशन में, कार मोशन में है। चलिए मैं आपको ऐसे बता, कार मोशन में है तो अगर किसी गाड़ी, मतलब जो ड्राइवर उसने ब्रेक मार देगा तो क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी भी उस समय ब्रेक मोशन में थी, जब कार मोशन में थी, उसने ब्रेक मार दिया तो हम आगे साइड को आ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हम मोशन में थे, अचानक इनर्शिया कम हुआ और उसने अचानक जब उसने ब्रेक मारा, जब ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो इनर्शिया चेंज हो गया, इनर्शिया रेस्ट में आ गया, हमारी बॉडी मोशन में थी, तो इसलिए हम आगे साइड आ गए गाड़ी के। ओके, नेक्स्ट चीज में आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, सिमिलरली लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। फर्स्टली एक चीज़ और देख लेते हैं कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। ओके, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ओके, किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मैं बता तो देता हूँ, ये मास पे डिपेंड करता है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है,
ये गाड़ी है, यहाँ तक जाती है, ठीक है, इस साइड को जा रही है। यहाँ पर ये बड़ी गाड़ी है, ठीक है, बड़ी गाड़ी है। मान लीजिए मास कितना है, 600 kg है। तो जब कोई इसे या फिर पीछे से पुश करेगा, पीछे से पुश कर रहा है, इसे कोई पुश कर रहा है, तो उसे इसे पुश करने में ज़्यादा इनर्शिया लगेगा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा। और आप एक बार छोटी गाड़ी ले लीजिए, यहाँ पर छोटी गाड़ी ले लेते हैं, मान लीजिए टॉय कार, ओके, ये टॉय कार है, इसे यहाँ पर कोई पुश कर रहा है, तो इसे क्या है 60 kg मास मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसे पुश करने में कम फोर्स लगेगी। तो मान सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मास कम हो तो इनर्शिया कम होगा। सेकेंड चीज़, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पहले मैंने इनर्शिया बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वो इनर्शिया की ही तरह है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव में रहना पसंद करेगी। किसमें? स्ट्रेट लाइन में। तो पर इसमें एक चीज़ है, अगर मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक फुटबॉल है, यहाँ से कोई आदमी इसे मार रहा है, मारा नहीं, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है कोई आदमी, इसे देख रहा है, अभी ये रेस्ट में है, फुटबॉल रेस्ट में, ओके, फुटबॉल रेस्ट में है, तो ये अपने आप तो मोशन में नहीं आ सकती, अपने आप मोशन में नहीं आ सकती ऐसा। और ये भी यहाँ पर रेस्ट में क्यों है, किस वजह से? ये रेस्ट में इस वजह से है क्योंकि इसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है। मैंने बैलेंस और अनबैलेंस बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तो इसमें बैलेंस फोर्स लग रहा है, इसीलिए अभी रेस्ट में है और ये मोशन में जा भी नहीं सकती। इसने इसे किक किया, ठीक है, इसने इसे किक किया, जब ये मोशन में आई। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मतलब फुटबॉल रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही है, और अगर वो मोशन में आएगी तो फिर मोशन में ही रहेगी। किसमें? और मोशन किसमें? स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, ओके। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, एक रोड है। अब हमने रेस्ट वाला जान लिया कि रेस्ट में कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। किसका एग्जांपल लिया? फुटबॉल का। अब हम देख लेते हैं कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में कैसे रहेगी। यहाँ पर रोड ले लिया, इस रोड में कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि कार फ्रिक्शन की वजह से ही रुकेगी। यहाँ पर एक कार है, ठीक है, एक कार मान लीजिए, कार है, ये कार जा रही, मैंने इसे थोड़ा सा पुश कर दिया, कार जा रही है, फ्रिक्शन लेस है, पहले तो खड़ी रहेगी और अगर इसमें फोर्स लगा दूंगा तो ये आगे जाने लगेगी और कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, रुकेगी नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगा दिया जाएगा। इस कार में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाएगा, फ्रिक्शन लेस रोड है, ओके, फ्रिक्शन लेस रोड है, तो इसमें जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा ये रुक नहीं सकती। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक बार मैं इसे लिख देता हूँ, ये F = 0। रेस्ट में कोई बॉडी तो रेस्ट में रहेगी और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली किसमें था? इनर्शिया में। वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कंक्लूड क्या निकला कि लॉ ऑफ मोशन ही क्या है? इनर्शिया। लॉ ऑफ मोशन ही क्या है? इनर्शिया। अब लॉ ऑफ मोशन एक बार देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला F = 0, मतलब फोर्स 0 है तो V = U = 0। एक तरह से फार्मूला मान सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। कभी आ जाता है कि फर्स्ट लॉ क्या है, ऐसे लिखने के लिए फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, F = 0, V फाइनल हो गया, U इनिशियल हो गया, = 0। अब आते हैं सेकेंड लॉ में। अब हम सेकेंड लॉ देख लेते हैं। सेकेंड लॉ देखने से, सेकेंड लॉ जानने से पहले एक चीज़ और टर्म है, मोमेंटम। सबसे पहले हम मोमेंटम जानते हैं, इसके बाद सेकेंड लॉ जानेंगे। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम P मतलब P, इस मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? P से, ओके।
सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। अब मोमेंटम इज मेजर इन ऑलवेज अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो मोमेंटम होता है हम ऑलवेज मेजर करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट का। दैट इज फार्मूला इसका देख लेते हैं, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और उसका मेजर हम मूविंग ऑब्जेक्ट का क्यों करते हैं ये अभी आप आगे जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी आगे इसी टॉपिक में आगे जब जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। इसका फार्मूला क्या हो गया मोमेंटम का, p मोमेंटम, ठीक है, m मास इंटू वेलोसिटी। ऐसा यूनिट देख लेते हैं। मास के ऐसा यूनिट क्या है, kg। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या आ गई, kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऐसा यूनिट। अब हम क्वांटिटी देख लेते हैं कि मोमेंटम क्या है, स्केलर या वेक्टर। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है। अगर वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी क्या है, स्केलर है, वेक्टर। तो वेलोसिटी में क्या था, डायरेक्शन थी, तो क्या था, वेक्टर था। तो वेलोसिटी इसमें है तो ये भी वेक्टर ही होगा। क्या होगा, ये भी वेक्टर ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि p जो है ये मास और वेलोसिटी से किस तरह डिपेंड करता है। जो p है मोमेंटम मास और वेलोसिटी से किस तरह डिपेंड करता है। इसे इरेज कर देता हूँ। तो पहले मास देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं, ये टेनिस बॉल है और ये बैट बॉल वाली बॉल है। ओके, सिंपल बॉल है। अगर आप इसका मास ज़्यादा है, ओके, मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास कम है इसके मुकाबले। टेनिस बॉल का कम है, इसका मास ज़्यादा है। तो अगर आप इसको फेंकेंगे, मान लीजिए थ्रो करते हैं पहले टेनिस बॉल को, तो आपको टेनिस बॉल को फेंकने में कम फोर्स लगेगा क्योंकि इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा। आप पत्थर ही ले लीजिए एक, मान लीजिए आप बड़ा पत्थर लिए हो, आप उसको फेंकते हैं तो उसको कम दूरी तक फेंक पाते हैं, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। और टेनिस बॉल को फेंकते हैं तो ज़्यादा दूर तक फेंक पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और बॉल या पत्थर का मास क्या है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा हुआ था। तो कह सकते हैं कि जो p है मतलब मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अब वेलोसिटी देख लेते हैं, वेलोसिटी से किस प्रकार है। वेलोसिटी से मान लीजिए यही दो ही बॉल हैं, ओके, यही दो सेम बॉल हैं। ये बैट बॉल वाली बॉल है, ये टेनिस बॉल है। कोई बल्लेबाज, मान लीजिए कोई बल्लेबाज इसको मारता है, ओके, इस टेनिस बॉल को मारता है और इसको भी मारता है। तो उसने मारा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी कम है, सॉरी गलत बोला, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इस बॉल की ज़्यादा है, इस बॉल की कम है। तो जब आगे कोई कैच करेगा या फिर पकड़ेगा कोई इन बॉल को, तो इस बॉल को पकड़ने में या फिर स्टॉप करने में उसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस बॉल को पकड़ने में या फिर कैच करने में उसे कम फोर्स लगेगा। तो कह सकते हैं हम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो जो मोमेंटम है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मास और वेलोसिटी फाइनली है, मास और वेलोसिटी बढ़ेगा तभी मोमेंटम बढ़ेगा, मास वेलोसिटी कम हो जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा। सिंपली ये हो गया। और सेकेंड चीज़ जो मैंने कहा था कि जो मोमेंटम होता है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लागू होता है। ऐसा क्या, क्योंकि मान लीजिए आप जो ये v है वेलोसिटी, कोई बॉडी रेस्ट में कर देते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। कोई बॉडी रेस्ट में है, उसमें कुछ नहीं है, रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा पूरा। तो कह सकते हैं ना, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में होगी तो ही मोमेंटम लगेगा। सेकेंड चीज़ आ जाते हैं अब अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में।
जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले मोमेंटम जानना जरूरी था, इसलिए मैंने मोमेंटम पहले बताया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है क्या कहता है? ये कहता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार आप फिर देख लीजिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर पढ़िएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से मैं आपको डेरिवेट भी करूँगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फार्मूले को। इसका पहले फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फोर्स इक्वल टू एम ए, ये फोर्स है, ओके, ये मास है, ये एक्सेलरेशन है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक बार हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बॉडी है कोई, यहाँ से इस साइड जा रही है, ओके, इस साइड जा रही है, ये बॉडी है कोई, यहाँ से इस साइड जा रही है। मोमेंटम यहाँ पर क्यू है, इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम इनिशियल है, मतलब उसमें पहले से फोर्स लगा हुआ, वो जा रही है, रेस्ट में नहीं है, जा रही है। और इधर आते आते तक बीच में हमने फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर फोर्स हमने इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोमेंटम एम बी हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ टाइम है तो टाइम जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा, ओके। तो हम इसी फार्मूले में रखते हुए हम इसे डेरिवेट करते हैं। जैसे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी था एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही चेंज ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ओके। अब डिफिनेशन ने हमसे क्या कहा था कि फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? एम वी माइनस एम यू। पहले फाइनल लिखेंगे, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और अपॉन टाइम आएगा। अपॉन टाइम क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले बता चुका हूँ। अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर लगी, तो हम इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट हम के लगाते हैं, ठीक है। एम हम कॉमन मान लेते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। अब कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो हम कांस्टेंट हटा भी देंगे अगर, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कांस्टेंट हम हटा देते हैं। यहाँ पर इधर आते हैं, यहाँ पर क्या आया? m। और ये आपको अगर फार्मूला याद हो, ये किसका फार्मूला है? आपको फार्मूला याद होगा कि ये किसका फार्मूला है? v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला, ये चीज़ हटा के सिंपली a रख सकते हैं। तो m और ये a। तो सिमिलरली ये डेरिवेट हो गया f इक्वल टू m इंटू a। क्या हो गया? फार्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला हो गया, f मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू a। अब इसका यूज़ कहाँ हो पता है? या फिर कुछ चीज़ निकालनी, फोर्स निकालनी हो तो मास होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो हम निकाल सकते हैं। या फिर मास दी होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये चीज़ दी होगी, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब हम इसके रिलेशनशिप देख लेते हैं, किससे? एक्सेलरेशन से। इसको, इस फोर्स, ये सेकेंड लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू एफ अपॉन एम, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स एक्सेलरेशन है और ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा।
फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन कम होगा तो मास ज़्यादा होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन डबल है तो मास हाफ हो जाएगा, और ये दोनों साथ ही बढ़ते हैं, इनका रिलेशनशिप ये होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए एक बॉडी है, 600 मास है उसका, उसमें हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन की, वो आराम से चली जाती है 600 केजी की। 600 केजी का जो मास है, कोई गाड़ी है या फिर बॉक्स मान लेते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं आराम से 10 केजी का, तो आराम से चली जाती है। सेकेंड चीज़, हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन किस तरह रिलेशनशिप करता है मास और फोर्स के साथ। एक्सेलरेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और डिनोट एफ से ही करते हैं, मैंने जो कि ऐसे ही डिनोट किया, ऐसे ही डिनोट होता है। तो पेपर में आएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं F = ma। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया था F = 0, V = U = 0। अभी सोच रहे हो कि ये क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो ये क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर है, स्केलर नहीं है, फोर्स वेक्टर है। यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स क्वांटिटी में वेक्टर है। एग्जाम्पल लेते हैं मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल लेते हैं जो कि डेली लाइफ में है। सेकंड लॉ समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप कार में बैठे हैं और कार में सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। ऐसा क्यों है, सीट बेल्ट क्यों लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट क्या काम करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या काम करता है, ये देखते हैं। ठीक है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, तेज स्पीड से जा रहे हैं, उस समय मोमेंटम क्या है, mu। जिस समय गाड़ी रोकी गई उस समय मोमेंटम क्या है, mv। ठीक है, मोमेंटम क्या था, फोर्स इक्वल टू mu था। फिर जिस समय रोकी गई क्या था, इसे हटाते हैं, जिस समय रोकी गई रेस्ट में आई तो mv था, और चलते समय mu और रोकते समय mv था। फाइनल, अब गाड़ी रुकी तो हम आगे तो जाएंगे इनर्शिया की वजह से। मैं इनर्शिया बताया था कि मोशन में, तो मोशन में बॉडी रहना पसंद करेगी, तो हम आगे तो जाएंगे। तो ये रोकने के लिए सीट बेल्ट लगा गया। और सीट बेल्ट क्या काम करता है ये मैं बताता हूँ। फोर्स इक्वल टू ये फार्मूला था mb - mu/t। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा F से। तो हम इसे तो बढ़ा नहीं सकते, ना ही कम कर सकते हैं, इसे भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, और मास तो मैंने वही बता दिया, इसे भी नहीं बढ़ा सकते, ना ही कम कर सकते हैं, इनिशियल को भी नहीं बढ़ा सकते, पर टाइम को तो बढ़ा कम कर सकते हैं ना। तो क्या हुआ कि जो सीट बेल्ट था उसने टाइम को इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ, फोर्स कम हो गया। मैंने बताया था कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, अब और अगर ये फोर्स ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सीट बेल्ट ने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया, तो हमारा क्या हो जाए, तो फोर्स कम हो गया, जिस वजह से हम इंजर्ड नहीं हुए, हमें लगा नहीं। सो डैट आज हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, इनर्शिया पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा जो कि एक ही थे। ठीक है, मोमेंटम पढ़ा, नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। सो हम अगले वीडियो में थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे।